हाय गाइस, दिस इज़ 13th वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। एक नई फ्रेशनेस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में अपने देखेंगे कुछ नई टर्म्स के बारे में, कुछ नए इंडेक्सेस के बारे में, उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और ये इंडेक्सेस पहले नहीं बताए थे। सो इसको अभी इन इंडेक्सेस को इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करूँगा और आपको कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाई जाती हैं। जब अपने दो या दो से ज़्यादा रूल्स को एक साथ में कंबाइन कर देते हैं, एक साथ में एक पैनल पर कंबाइन कर देते हैं, तो वो स्ट्रेटजी जो है बिल्डअप होने लगती हैं। रूल कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 5 SMA जो EMA होता है उस पर ट्रेड लेना है, प्लस मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, तो आपने कितने रूल मिला दिए? इसमें 2 रूल बना दिए, राइट। कितने कंबाइन कर दिए? 2 रूल का जो है उसका जोड़ बना दिया, एडिशन कर दिया, एक साथ में कंबाइन कर दिए, तो क्या बन गई? एक स्ट्रेटजी बन गई, राइट। स्ट्रेटजीज बनाने के लिए बेसिक्स पता होने चाहिए और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि सर आप सीधा स्ट्रेटजीज पे बताइए, स्ट्रेटजीज पे हमको काम करना है। सो बेसिकली मैं स्ट्रेटजीज बता सकता हूँ, मेरे लिए भी ईजी रहेगा कि कम वीडियोज़ बनानी पड़ेगी। बट बेसिक्स का कैसा है ना कि अगर आप बेसिक्स में जो अगर अपना हाथ जो है टाइट कर लेते हो, मतलब ग्रिप जो है अच्छी बना लेते हो बेसिक्स में, तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत देखने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी भी। क्यों? क्योंकि बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप अपनी स्ट्रेटजीज खुद भी बना सकते हो। अगर थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड है आपका, जो कि है, तो आप अपने जो है बेसिक्स मतलब जो स्ट्रेटजीज है वो अपने आप बना सकते हो अपनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए बेसिक्स जो है आपके रूट्स लेवल पे जो है क्लियर आउट होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। सो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्ट्रेटजीज होती है। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स लेवल पे अपने जो है स्टार्ट करने लगेंगे और इस वीडियो से जो है 2-3 टॉपिक जो है एक साथ में चलेंगे। ऐसा है ना कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको अपने स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, नर्सरी, LKG, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसकी हो जाती है, वो फर्स्ट क्लास में जो है प्रमोट हो जाता है। तो वो क्या सोचता है कि वो क्या सीखता है, उसको स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि उसको मैथमेटिक्स में ये सिखाया जाता है कि एडिशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फिर डिवाइडेशन कैसे होती है। पर क्या उस एडिशन पर्टिकुलर खाली उस एडिशन से उसकी क्या ज़िंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी? क्या नहीं होगी? क्या वो खाली सब्सट्रैक्शन से उसकी ज़िंदगी भी की जितने भी उसके मैथमेटिक्स की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी? क्या नहीं होगी? उसको क्या है, वो सारी चीज़ें एक साथ में कंबाइन करनी होगी। अगर कोई 10th का उसको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, 10वीं का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना है, तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो ऐसा है, राइट। अभी अपने क्या चल रहे थे, अपने स्टेप वाइज चल रहे थे, एक एक टर्म को यूज़ कर रहे थे, एक एक टर्म के ऊपर वीडियोस बन रही थी कि मतलब कैंडल स्टिक कैसे होती है, कैंडल स्टिक कैसे चलती है, मूविंग एवरेजेस कैसे होते हैं। अब जो वीडियोस रहेगी उसमें 2-3 टॉपिक्स जो है एक साथ में कंबाइन करके वो वीडियोस बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक 5th क्लास का बच्चा कैलकुलेशन कैसे करता है, या फिर एक 8th क्लास का बच्चा कैलकुलेशन कैसे करता है, या फिर एक 12th क्लास का जो बच्चा जिसने मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रीम ले रखी है, चूज़ कर रखी है, वो कैलकुलेशन कैसे करता है? ओनली सब्सट्रैक्शन से वो क्या पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देता है क्या? हाँ, जहाँ पे सब्सट्रैक्शन यूज़ होती है वो एक अलग बात है, बट क्वेश्चन में क्या यूज़ होता है, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी यूज़ होती है, वहाँ पे डिवाइडेशन भी यूज़ होती है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होती है, वहाँ पे आप मान सकते हैं आप स्क्वायर रूट्स भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे रिमाइंडर भी यूज़ होता है, सब चीज़ें यूज़ होती है। आप एक स्टेप को पकड़ के या फिर एक टर्म को पकड़ के उसको ग्रैब करके या फिर उसको होल्ड करके आप पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज़ सब्सट्रैक्शन ऑल्सो और यू हैव टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो इन दैट सेम क्वेश्चन, राइट। जब उस बच्चे का या फिर उस स्टूडेंट का एक मैच्योरिटी लेवल या फिर एक लेवल जो है मैथमेटिक्स में हाई हो जाता है, तो बचपन में क्या सिखाया जाता है उसको? हर चीज़ एक स्टेप वाइज सिखाई जाती है, अलग अलग सिखाई जाती है कि मल्टीप्लिकेशन आपने अलग सीख ली, फिर डिवाइडेशन आपने अलग सीख ली, फिर एडिशन आपने अलग सीख ली, फिर सब्सट्रैक्शन आपने अलग सीख ली। बट एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद, 5th के बाद, 6th के बाद, वो उसको सब कुछ मिक्सअप किया जाता है। क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे डिवाइडेशन, उसी सेम क्वेश्चन में उसको डिवाइडेशन भी यूज़ करनी है, फिर उसी सेम क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करनी है, उसी सेम क्वेश्चन में उसको
एडिशन भी यूज़ करनी है। एंड आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वैसे ही अब स्टॉक मार्केट में आपको समझाते समझाते इतना आपको बेसिक समझ आ चुका है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, क्या नहीं चलता, कैसे सब कुछ इसमें होता है, जो कि अपने आने वाली टर्म्स है और जो नई नई टर्म्स है जिनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा वो तो दूंगा ही, बट जो टॉपिक्स चलेंगे वो एक साथ में 2-3 चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक समझा दिए उसके बारे में अपने एक बारे में ही बात करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपने को मार्केट का पूरा लुकअप करना है, लुकआउट करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को 2-3 टॉपिक्स एक साथ में चलने पड़ेंगे, उसको मिक्सचर करना पड़ेगा, तभी वो अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और उनको ही एट द एंड थोड़ा स्ट्रैटेजीज का भी नाम दे सकते हो, इनको ही, इन सब चीज़ों को ही स्ट्रैटेजीज कहते हैं, राइट। एंड अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है तो इस वीडियो के एंड तक आई होप आपको समझ आ जाएगी एंड बने रहिए मेरे साथ। और अपने उससे पहले मैं जो आपको अभी मैंने बताया कि मैं न्यू इंडेक्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, तो राइट। सो न्यू इंडेक्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। उससे पहले निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटी ये है कि इंडिया की जो 50 कंपनीज़ है उसका ये एक बेंचमार्क है। निफ्टी 50 जो है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक सिंगल बेंचमार्क है। बैंक निफ्टी क्या है, इंडिया की जो टॉप बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग कंपनी है या फिर टॉप बैंक्स हैं, आप कह सकते हो कि इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं उसका ये बेंचमार्क है। अब इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं उस सबका बेंचमार्क नहीं है, इंडिया के ओनली टॉप बैंक्स हैं उनमें इसका वेटेड एवरेज दिया हुआ है और उनका जो है ये बेंचमार्क शो कर रहा है। अब कौन कौन सी कंपनीज है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल की द वेटेड एवरेज, कंपनी वेटेड एवरेज इन बैंक निफ्टी, सॉरी, राइट। सो इससे रिलेटेड ऐसा कुछ करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये कॉमन सी जो है इन्फॉर्मेशन है इजी अवेलेबल हो जाती है। तो अब ऐसा अब आप इतने बच्चे नहीं हो कि मैं आपको फिंगर पकड़ के या फिर आपको स्पून दूंगा, मैं फीड करूंगा आपको स्पून से, राइट। आप कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि वैसे इसका जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है सबसे ज़्यादा HDFC आता है, उसके बाद में ICICI आता है। सो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, वो कैसे करते हैं वो सब बाद में बातें हैं। मैंने भी ये गलत टॉपिक स्टार्ट कर लिया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड होता है, ये सब अपने बाद में देखेंगे। बट अगर आपको इसको ट्रैक करना है तो सबसे पहले आपको HDFC एंड ICICI पे होल्ड जो है, ग्रिप जो है बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो वेटेड एवरेज है बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा दे रखा है। सो अगेन निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज हैं। अब उसमें 50 कंपनीज कोई भी हो सकती है, इसमें बैंकिंग की भी हो सकती है, इसमें फार्मा की भी हो सकती है, इसमें FMCG की भी हो सकती है, इसमें ऑटो सेक्टर की भी हो सकती है, इसमें फाइनेंस की भी हो सकती है, इसमें मेटल्स की भी हो सकती हैं, इसमें कुल मिला के सभी हो सकती है। बट बैंक निफ्टी में क्या है, ओनली बैंकिंग सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं, मान लीजिए HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, BNB हो गया, सो वो सारे स्टॉक्स जो हैं बैंक निफ्टी में है। ओनली बैंकिंग सेक्टर को जो है बैंक निफ्टी जो है डिनोट करता है। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर को अगर बैंक निफ्टी डिनोट करता है, वैसे ही कुछ जो है इंडेक्सेस हैं वो IT को भी डिनोट करते होंगे, रिफ्लेक्ट करते होंगे, और कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि हैं वो ऑटो सेक्टर को भी डिनोट करते होंगे। ऑटो सेक्टर मतलब जो व्हीकल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं, राइट। कुछ इंडेक्स, एक इंडेक्स ऐसा भी है जो FMCG सेक्टर को डिनोट करता है, एक इंडेक्स ऐसा है जो फार्मा सेक्टर को डिनोट करता है। तो मतलब जितने उसमें इंडिया की जो टॉप फार्मा कंपनीज हैं उसमें जो है निफ्टी फार्मा में उसमें वेटेड एवरेज देके उसका एक बेंचमार्क निकाल रखा है, राइट। सो अगर अपने को फार्मा सेक्टर ट्रैक करना है तो अपने को जो है इंडेक्सेस में जाएंगे, अपने इंडेक्सेस यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे निफ्टी फार्मा का, तो अपने उससे देख पाएंगे कि फार्मा की जितने स्टॉक्स हैं, फार्मा की जो कंपनीज हैं वो कैसा कर रही है। अब बैंक निफ्टी का जो ये बेंचमार्क है, इससे अपने को क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं वो कैसा कर रहे हैं, अप मूव में है। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है वो अप मूव में है। निफ्टी 50 क्या शो कर रहा है, ये निफ्टी 50 जो है बैंकिंग सेक्टर नहीं शो कर रहा। निफ्टी 50 क्या शो कर रहा है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो चाहे वो ओवरऑल मार्केट का व्यू बता रहा है। निफ्टी 50 क्या बता रहा है, ओवरऑल मार्केट का व्यू बता रहा है। बैंकिंग सेक्टर क्या बता रहा है, ये ओनली बैंकिंग सेक्टर का व्यू बता रहा है। वैसे ही अपने IT सेक्टर को भी इसमें मतलब जो है ऐड कर सकते हैं, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, निफ्टी FMCG। तो ये सारे जो है
ऐड कर सकते हैं। तो FMCG से अगर निफ्टी FMCG अपन ने ऐड कर दिया तो FMCG के जितने भी स्टॉक्स हैं, राइट, FMCG का जो सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है वो अपने उस एक सिंगल बेंचमार्क से अपने निकाल सकते हैं। सो अपने ऐड करते हैं अलग अलग इंडेक्सेस। ये मैंने इंडेक्सेस चूज़ कर रखा है, स्टॉक्स नहीं चूज़ कर रखे। अगर मुझे इंडेक्सेस ऐड करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंडेक्सेस पे क्लिक होना चाहिए, राइट। और जो यहाँ से सोर्स हैं तो इंडेक्सेस बहुत सारे हैं। यूएस का इंडेक्सेस है नैस्डैक, डाउ जोन्स, और यूनाइटेड किंगडम के अलग इंडेक्सेस हैं, यूरोपियन यूनियन के अलग इंडेक्सेस हैं, रशिया के अलग इंडेक्सेस हैं। तो हर कोई इंडेक्सेस यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ से इंडिया हटा देता हूँ, ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ऑल सोर्सेज, तो ये हर पूरे दुनिया के इंडेक्सेस शो हो रहे हैं। बट अभी ये अपने को क्या इंडेक्सेस ऐड करने हैं, यहाँ पे इंडिया के जो है इंडेक्सेस जो है ऐड करने हैं। तो अपने सोर्सेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे ओनली जो है क्लिक इंडिया पे कर देंगे। इंडिया किधर गया, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, ये रहा, हाँ। तो इंडिया पे अपन ने क्लिक किया तो इंडिया से रिलेटेड इंडिया में जितने मेजर इंडेक्सेस हैं वो अपने को यहाँ पे उसकी लिस्ट शो हो गई। अब ये बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, मैं सारे इंडेक्सेस को टू बी फ्रैंक इतना जो है स्टॉक नहीं करता, उनके ऊपर देख रेख नहीं, या फिर आप कहते हो उनको नहीं देखता, क्योंकि फिर मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें सारी, राइट। सो अपने को जो जो चाहिए वो कर सकते हैं। मैं निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल्स हर एक सेक्टर की ज़्यादा देखता हूँ। दूसरे इंडेक्सेस हैं जो मिड कैप वाले हैं, इसका स्मॉल कैप वाले हैं, स्मॉल कैप वाले हैं, क्या उनका महत्व या फिर इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप में अलग वैल्यू लेके चलते हैं। और इन सब पे वीडियोस बनाने लग गया तो अगेन बहुत सारी ये सीरीज़ जो है एक साल बड़ी बन जाएगी। सो अब आप भी मैच्योर हो चुके हैं, इनके बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि ये इंडेक्सेस जो हैं अपने आप में क्या अपना रोल लेके चलते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं मार्केट में, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कुल मिला के। बट अभी जिनके बारे में अपने देखने वाले हैं निफ्टी आईटी है, बट इसका सिंबलिक वो कोड क्या है, CNXIT, राइट। सो अपने निफ्टी आईटी को ऐड कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो ये चाहिएगा अपने को, और इसका सिंबल कोड क्या है, CNX ऑटो। सो बोलने वाले CNX ऑटो भी बोलते हैं, या फिर ऑटो सेक्टर कैसे या ऑटो इंडेक्स कैसे चल रहा है वो भी बोलते हैं, या फिर निफ्टी ऑटो भी बोलते हैं, निफ्टी मेटल, आपके ऊपर है। टू बी फ्रैंक आपके ऊपर है आप क्या बोलना चाहते हो, राइट। बट इसका सिंबलिक मेरा बताने का मतलब या फिर मेरे बताने का कोशिश यही थी कि आपको सिंबल कोड पता चल जाए, और इसका नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि ये क्या है, निफ्टी मेटल है। सो निफ्टी मेटल अपन ने इंडेक्स ऐड कर दिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अपन ने ऐड कर दिया, निफ्टी FMCG ये फूड से रिलेटेड होता है, राइट। सो फूड ब्रेवरेजेस वगैरह इससे रिलेटेड होता है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी सोलर पैनल्स और बैटरीज वगैरह जो बनाती है कंपनी उससे रिलेटेड होता है, राइट। अब ये आगे निफ्टी 500 स्मॉल कैप, ये अपने इस पे इतना जाएंगे नहीं, इसको क्रॉस कर देते हैं। और जो इंडेक्सेस ऐड किए थे वो अपने क्रिप्टो सेक्शन में जो है ऐड हो चुके हैं। सो अपने इसको मैं थोड़ा सा पहले एक बार तो जूम आउट कर देता हूँ, इसको फटाफट ड्रैग अप कर देता हूँ, एंड ये सारे जो भी इंडेक्सेस हैं मैं इंडेक्सेस वाले जो कॉलम है उसका सेक्शन है बना रखा है जो अपन ने सेपरेट, उस पर ऐड कर देता हूँ, ताकि सारे जो इंडेक्सेस हैं एक जगह रहें और एक ही जगह से अपने ट्रैक कर सकें, तो ईजी रहेगा। और मैं ये क्रिप्टो के सेक्शन को डिलीट ही कर देता हूँ, अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब अपने इसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो फॉरेक्स मैंने एक बार दोनों हटा दिया, राइट। अब अपने पास क्या है, स्टॉक्स है और इंडेक्सेस है ओनली, राइट। स्टॉक्स जो ऐड करेंगे अपने इसके नीचे करेंगे स्टॉक्स वाले सेक्शन में, और इंडेक्सेस अपन ने लगभग सारे ऐड कर दिए हैं। सो ये सारे इंडेक्सेस जो हैं अपन ने ऐड कर दिए यहाँ पे, राइट, जो अपने को काम आने वाले हैं। निफ्टी मेटल, अब इस इंडेक्सेस का क्या मतलब है, राइट। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो मेरी ड्राइंग थी वो सेव हो गई, पहले कुछ बनाया होगा, राइट। सो मेटल सेक्टर क्या है, मेटल सेक्टर एक डिप में गया था एंड वहाँ से यहाँ पे बुलिश हो गया, राइट। निफ्टी फाइनेंस ये कैसा है, ये एक रेजिस्टेंस पे है, ये मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो बहुत ऊपर जाएगा, राइट। एंड ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस एरिया ही है, आई गेस, राइट।
तो अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है ऊपर चले जाएगा। अब निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, अगर ये इंडेक्स जो है ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है, या फिर एक सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल फार्मा का। हाँ, ये फार्मा जो है रेजिस्टेंस पे मैंने देखा था, नोटिस किया था 1-2 दिन पहले, ये अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है इस रेजिस्टेंस पे। तो इसका ये रेजिस्टेंस है जो कि अपने को क्लियरली शो हो रहा है। एक निफ्टी आईटी में भी रेजिस्टेंस है, हाँ ये ज़्यादा क्लियरली है अपने को दिख रहा है, राइट। सो इसका एग्जांपल रहता है, राइट, इसका एग्जांपल ज़्यादा सूटेबल रहेगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग जो भी है इस पर ज़्यादा होएगी। सो सबसे पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ एंड आई होप सब चीज़ें जो हैं अच्छे से दिख रही है आप लोगों को। तो अब ये रेजिस्टेंस पे है निफ्टी आईटी, मतलब निफ्टी आईटी जो है रेजिस्टेंस पे है। अगर निफ्टी आईटी का इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाता है तो क्या लुकआउट हो जाता है अपना कि निफ्टी आईटी ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है एंड वो बुलिश हो चुका है। इसका मतलब आईटी के जितने स्टॉक्स हैं वो भी बुलिश हो सकते हैं, आईटी के जितने स्टॉक्स हैं वो भी बुलिश हो सकते हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी, राइट। सो बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, उसने जस्ट अभी रेजिस्टेंस तोड़ा है, बट ये रेजिस्टेंस बहुत पुराना था, इसने जो ब्रेकआउट दिया है बहुत पुराना दिया है, तो आपको 2-3 दिन वेट करना चाहिए इसको। अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अपने इस पर बाई कर सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, राइट। CNX फाइनेंस अपन देख लिया, निफ्टी मेटल, मुझे कहीं पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, वैसे पुराने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बट उनको इसने कवर कर दिया। सो ये बुलिश में है, राइट। ऑटो सेक्टर, ये मैंने पहले की ट्रेंड लाइंस जो है ड्रॉ कर रखी है, एक रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर, एक नीचे जो है सपोर्ट लाइन है। सो चांसेस यही हैं कि इस रेजिस्टेंस से नीचे आ जाए। तो जब से मैंने बहुत पहले बनाई थी ये, जब मैंने बनाई थी तब से अभी तक ये उस पर रेस्पेक्ट ही दे रहा है, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट ही दे रहा है, राइट। सो जब तक रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर निफ्टी ऑटो जो है इसको ब्रेकआउट नहीं कर देता तो अपने ये समझ सकते हैं कि इसमें तेज़ी नहीं आ सकती, बट तेज़ी आई भी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, राइट। तो ये तो ऊपर जाता रहेगा, साथ साथ में ये लाइन भी ऊपर जाती रहेगी और साथ साथ में ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है, बट इनडायरेक्टली इसने रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ा और स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, राइट। सो हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है, राइट। या तो ये एक्सट्रीम बुलिश हो जाए, जिसके चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लग रहे हैं, और हो सकता है कि ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करते हुए थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता रहे इस रेजिस्टेंस को टच करते हुए, राइट। सो ऐसा हो सकता है, राइट। सो अगर ये नीचे चले जाता है, इसका मतलब ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, ऑटो सेक्टर में वो मान लीजिए चाहे वो बजाज ऑटो हो या फिर टाटा मोटर्स हो, ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी नीचे जाएंगे, राइट। सो अपने क्या कर सकते हैं, अब मिक्स थ्योरी क्या बोलती है कि मिक्स थ्योरी ये बोलती है कि आप जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते थे, एक स्टॉक में एक सपोर्ट बनाते थे, एक रेजिस्टेंस बनाते थे, वहाँ पे क्या कंफर्मेशन होती थी, आपके पास एक कंफर्मेशन होती थी कि अगर सपोर्ट ले रहा है तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस में है तो सेल कर दो। अभी तक अपन ने यही सीखा था। अभी अपने क्या सीख सकते हैं कि पहले मार्केट का ओवरव्यू निकाल सकते हैं। क्या ओवरव्यू निकाल सकते हैं कि मार्केट किस तरफ है। मार्केट अपने देखते हैं, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अभी मार्केट किस तरफ है, ऊपर की ट्रेंड में है। अच्छा, कोई रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी या फिर कोई रेजिस्टेंस बन रहा था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हो, तोड़ा हो, वो भी अपने देख लेते हैं। एक बन तो रहा था जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन लेता हूँ एंड ये यहाँ पे ये जो है मार्क कर देता हूँ, राइट। इस जो ट्रेंड लाइन, जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, इसको इसने ब्रेक किया है, राइट। ये जो रेजिस्टेंस था कुल मिला के, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये बुलिश हो चुका है। मार्केट अभी जो है चांसेस जो हैं ज़्यादा बुलिश के हैं, पर फिर भी ये जो रेजिस्टेंस था ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, राइट। ये जो है बहुत पुराना रेजिस्टेंस था। ये वीकली लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये देखिए वीकली लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक ये वीकली कैंडल जो है अपना जो है यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक अपने 100% श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट बुलिश रहेगा,
अपने वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अपने को एक वीक का कम से कम वेट करना चाहिए, फ्राइडे तक का वेट करना चाहिए। अगर ये जो है फ्राइडे तक का मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो चांसेस यही रहेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा, राइट। मार्केट अगर बुलिश हो गया तो अपने पास क्या टिक मिल गया, एक टिक मिल गया, एक ग्रीन टिक मिल गया। फर्स्ट ग्रीन टिक क्या मिला कि मार्केट जो है बुलिश हो चुका है, अपने जो है मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है ले सकते हैं, अब कोई स्टॉक बाय कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टॉक्स में बताया कि सपोर्ट बनते हैं, सपोर्ट टूटते हैं। अब मान लीजिए किसी सपोर्ट पे लिया आपने और सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आपके तो पैसे लग गए, आपका तो स्टॉप लॉस लग गया, आपके तो जो नुकसान होना था वो हो गया, आपका तो लॉस हो गया। अब उससे बचा कैसे जाए? तो अपने को पहले मार्केट में लुकआउट दे सकते हैं कि मार्केट जो है गिर रहा है कि ऊपर जा रहा है, बुलिश है कि बेरिश है, तेजी में है या फिर मंदी में है। अगर वो मार्केट तेजी में है तो आप बाय कर सकते हो स्टॉक। अगर वो मार्केट ही मंदी में है तब अपने क्यों सपोर्ट, किसी स्टॉक में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं या फिर किसी स्टॉक की ट्रेंड लाइन ढूंढ रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड लाइन ढूंढ रहे हैं? नहीं ढूंढनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट ही बेरिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो अपने को मार्केट नहीं शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश है, क्योंकि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो बुलिश है। निफ्टी 50 का इंडेक्स क्या शो करता है? मार्केट की पूरी ओवरव्यू शो करता है कि मार्केट किस वे में है, मार्केट बुलिश है कि मार्केट बेरिश है। मार्केट अगर बुलिश है तो अपने को बुलिश रहना है स्टॉक्स में, मार्केट अगर बेरिश है तो अपने को बेरिश रहना है स्टॉक्स में। बेरिश स्टॉक्स पे लंबे टाइम तक कैसे रहते हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, बट जो बेसिक्स है वो समझने की कोशिश कीजिए एक बार, राइट। अगर मार्केट बुलिश है तो अपने को स्टॉक्स में बुलिश रहना है, अगर मार्केट बेरिश है तो अपने को स्टॉक्स में जो है बेरिश रहना है। फिर अपने उसके बाद में एक अपने को ग्रीन टिक मिल गया कि हाँ जी मार्केट जो है बुलिश है। मान लीजिए फ्राइडे की इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी है एंड वीकली की जो ये कैंडल बन रही है, ये वीक एंड हो चुका है एंड वीकली की जो कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, या फिर एक और वीक की यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है, तो अपने 100% हो चुके हैं कि इसने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है और मार्केट जो ये डाउन ट्रेंड में था इतने टाइम तक उसका एंड हो चुका है। अब मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश वे में होने वाला है। अपने पास क्या कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट जो है बुलिश होने वाला है। अब अपने दूसरी कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में जो है अपने को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहले किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उससे पहले ये देख लीजिए कि कौन सा सेक्टर जो है ज़्यादा बुलिश है। अब मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा बुलिश लग रहा है मुझे, जैसे कि आप देख सकते हो इसने भी ये ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ ब्रेकआउट किया है। ये इतना बुलिश है, यहाँ से यहाँ तक की रैली दी है, तो बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा बुलिश है। तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो और या फिर उसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हो। तो अपने पास क्या कितने ग्रीन टिक मिल गए? एक तो मार्केट का ओवरव्यू देखा अपन ने निफ्टी 50 से, फिर अपने बैंक निफ्टी का देखा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। तो अपने जो है अगर मार्केट में अपने को बुलिश होना है तो मार्केट में भी कौन से स्टॉक्स में बुलिश होना है ये अपने को सेक्टर वाइज से पता लगेगा, राइट। अब इन सब इंडेक्सेस का क्या रोल है आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। फाइनेंस, CNX फाइनेंस मतलब निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज कैसी है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स अगर बुलिश है तो फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो चाहे हाउसिंग फाइनेंस के हो, चाहे HDFC हो और कितने भी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स हो उसमें आप बुलिश हो सकते हैं। निफ्टी 50 क्या बता रहा है? निफ्टी 50 मार्केट का व्यू बता रहा है। ये इंडेक्सेस क्या बता रहे हैं कि एक तो आपको ये मार्केट का व्यू देख लिया कि हाँ जी मार्केट बुलिश है, फिर अपने को क्या देखना है कि मार्केट में कौन से जो स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो बुलिश हैं। फार्मा सेक्टर बुलिश है क्या? फार्मा सेक्टर बुलिश नहीं है। तो अगर चांसेस क्या बन रहे हैं कि मार्केट चाहे बुलिश हो पर फार्मा सेक्टर बुलिश नहीं है, तो आपको फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसमें अपने को बुलिश नहीं होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिक्सअप कर पा रहे हो चीज़ों को कि मार्केट तो बुलिश है पर मार्केट में फार्मा सेक्टर जो है वो बुलिश नहीं है। तो अगर आप फार्मा सेक्टर के अंडर रिलेटेड जितने भी डॉक्टर रेड्डीज लैब या फिर जितने भी ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं अगर उसमें आप बुलिश रहते हो तो चांसेस हैं कि आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरा फार्मा सेक्टर जो है इतना बुलिश नहीं है।
आईटी सेक्टर क्या बुलिश है? आईटी सेक्टर अभी बुलिश नहीं है क्योंकि वो रेजिस्टेंस के पास है। एनर्जी सेक्टर बुलिश है, हाँ वो थोड़ा सा बुलिश, उसने जो रैली है वो स्टार्ट कर दी है, राइट। ऑटो सेक्टर बुलिश है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा बुलिश है, बट वो भी जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो अप ट्रेंड लाइन में एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो आप बाइस्ड होना चाहते हो तो हो सकते हो, बट ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। कुल मिला के बात ऐसा है। एफएमसीजी सेक्टर बुलिश है, एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छे लेवल पे बुलिश है, तो आप उसमें जा सकते हो। मेटल सेक्टर बुलिश है, मेटल सेक्टर भी यहाँ पे डिप आया था, फिर वापस जो है अब रिकवर हो रहा है, तो आप उस पर जा सकते हो। तो आप सेक्टर वाइज देख सकते हो। अब अपने को सेक्टर वाइज देख के क्या पता लगा कि फार्मा में अपने को नहीं जाना है। अगर अपने कोई फार्मा के स्टॉक पता लगाया है, फार्मा का स्टॉक जो है अपन ने देखा है और वो अपने उसमें सपोर्ट ढूंढ रहे हो, तो उसके चांसेस जो है सपोर्ट टूटने के ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर का जो ओवरव्यू है वो बुलिश नहीं है, वो बेरिश है। तो चांसेस ये रहेंगे कि अपने जो पैसे हैं डूब जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, ये क्या है, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी हुई। हाँ, अपने इस स्ट्रैटेजी को और जो है आगे फिल्टर करेंगे। बट ये क्या किया, अपन ने बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्सअप की, बहुत सारे इंडेक्सेस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप की, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको बताया कि मार्केट का कैसे पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, कैसे एक कंफर्मेशन नहीं लेते हुए 2-3 कंफर्मेशन के साथ आप डबल श्योर हो सकते हो, ट्रिपल श्योर हो सकते हो, 4 टाइम जो है श्योर हो सकते हो कि हमें इस स्टॉक में बुलिश होना चाहिए। पहले अपने देखेंगे मार्केट जो है बुलिश है। अब मान लीजिए कोई रिलायंस का स्टॉक है, या फिर मान लीजिए टाटा मोटर्स है, अपने को उसमें बुलिश होना है। तो अपने पहले देखेंगे मार्केट बुलिश है क्या बॉस? मार्केट बुलिश है, हाँ जी मार्केट बुलिश है। ऑटो सेक्टर हाँ वैसे बुलिश है, बट वो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो अप ट्रेंड में है, तो अगर ये ऊपर भी जाता है तो कंसोलिडेट करते हुए जाएगा, और मुझे नहीं लगता ये अप ट्रेंड वाली जो लाइन है इतनी इजीली ब्रेक होगी, राइट। और सो ये जाएगा, तो अपने उसमें हो सकते हैं। अगर सपोर्ट देख के आप किसी ऑटो सेक्टर में घुसना चाहो, एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अपन ने कितनी कंफर्मेशन ली? फर्स्ट कंफर्मेशन मार्केट की ली, फिर अपन ने ऑटो सेक्टर की ली, फिर ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के थर्ड कंफर्मेशन वहाँ पे लेके अपन ने उसमें एंट्री लिया। तो चांसेस विन होने के कितने चांसेस बढ़ गए? अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ गए एज़ कम्पेयर टू अपन किसी फार्मा सेक्टर में या फार्मा के स्टॉक्स में एंट्री लेते। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नहीं समझ आई तो आप इसको रिवाइंड करके वापस देखिए, आपको समझ आ जाएगी। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, समझ आ जाएगा। इतना कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। मैंने जितना सिंपल हो सकता है उस सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।